हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध। अंतरराष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो नरसंहार अपराध की रोकथाम और सजा पर अभिसमय और संयुक्त राष्ट्र महासभा और भारतीय दंड संहिता आईपीसी और अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 21। और मेंस के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है नरसंहार और इसके नतीजे, अंतरराष्ट्रीय उपाय और नरसंहार से निपटने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम। तो आइए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के आज के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आइए देखिए चर्चा में क्यों है, आइए जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि आर्मेनियाई नरसंहार की शुरुआत 24 अप्रैल 1915 को हुई। यह वह समय था जब ओटोमन तुर्क साम्राज्य, वर्तमान में तुर्की, ने कॉन्स्टेंटिनोपल में आर्मेनियाई बुद्धिजीवियों और नेताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया था। नरसंहार क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले नरसंहार का उदय समझते हैं। नरसंहार शब्द का पहली बार प्रयोग वर्ष 1944 में पोलिश वकील राफेल लेम्किन ने अपनी पुस्तक एक्सिस रूल इन ऑक्यूपाइड यूरोप में किया था। परिचय क्या है, आइए समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार नरसंहार एक विशेष जाति, नस्ली, धार्मिक अथवा राष्ट्रीय समूह का उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित विध्वंस है। इसे विभिन्न तरीकों से अंजाम दिया जा सकता है, जिसमें सामूहिक हत्या, जबरन स्थानांतरण और कठोर परिस्थितियों में जीने के लिए बाध्य करना शामिल है, जिस कारण बड़े पैमाने पर मौतें होती है। शर्तें और स्थिति क्या है, आइए समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार नरसंहार अपराध के दो प्रमुख घटक होते हैं। मानसिक घटक क्या है, देखिए, इसके अंतर्गत किसी राष्ट्रीय, सांस्कृतिक अथवा धार्मिक समूह को आंशिक या फिर पूरी तरह नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। शारीरिक घटक आइए समझते हैं। इसके अंतर्गत होने वाली निम्नलिखित 5 प्रकार की गतिविधियां शामिल है। किसी समूह के सदस्यों की हत्या करना और किसी समूह के सदस्यों को शारीरिक अथवा मानसिक रूप से गंभीर क्षति पहुंचाना और बदहाल जीवन जीने के लिए मजबूर करना और ऐसे उपाय लागू करना जिससे किसी समूह विशेष की जनसंख्या में वृद्धि अथवा जन्म दर को पूर्ण रूप से बाधित अथवा सीमित किया जा सके। एक समूह के बच्चों को किसी दूसरे समूह में जबरन स्थानांतरित करना। साथ ही किसी घटना को नरसंहार तभी कहा जा सकता है जब हमले में व्यक्ति के बजाय लक्षित समूह के सदस्यों को निशाना बनाया जाता है। नरसंहार अभिसमय क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। नरसंहार अभिसमय एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसे नरसंहार की रोकथाम और सजा पर अभिसमय के रूप में भी जाना जाता है। इसे यूएनजीए द्वारा 9 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था। इसका उद्देश्य नरसंहार के अपराध को रोकना और हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों को नरसंहार को रोकने तथा संबंध तत्वों को दंडित करने के लिए कार्रवाई हेतु प्रोत्साहित करना है। इसके अंतर्गत नरसंहार को आपराधिक श्रेणी में शामिल करने वाले कानूनों को लागू करना एवं इस कृत्य में शामिल संदिग्ध व्यक्तियों की जांच तथा अभियोजन कार्य में अन्य देशों को सहयोग करना शामिल है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को इस अभिसमय की व्याख्या करने और लागू करने की जिम्मेदारी के साथ प्राथमिक न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। यह 9 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई पहली मानवाधिकार संधि थी। आर्मेनियाई नरसंहार क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले पृष्ठभूमि जानते हैं। आर्मेनियाई लोगों का इतिहास प्राचीन है, जिनकी पारंपरिक मातृभूमि 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक रूसी और तुर्क साम्राज्यों के बीच विभाजित थी। मुसलमानों के प्रभुत्व वाले तुर्क साम्राज्य में आर्मेनियाई समृद्ध ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय थे। अपने धर्म के कारण उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा, जिसका वे विरोध कर रहे थे और सरकार में
अधिक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे। इससे इस समुदाय के खिलाफ काफी नाराजगी जताई गई और इन पर हमले किए गए थे। युवा तुर्कों और प्रथम विश्व युद्ध की भूमिका क्या है, आइए जानते हैं। वर्ष 1908 में यंग तुर्क नामक एक समूह ने क्रांतिकारी संघ और प्रगति समिति CUP के लिए सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त किया, जो साम्राज्य का तुर्कीकरण करना चाहती थी। साथ ही यह अल्पसंख्यकों के प्रति कठोर थी। अगस्त 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के परिणाम स्वरूप तुर्क साम्राज्य ने रूस, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के खिलाफ जर्मनी एवं ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ दिया। इस युद्ध ने आर्मेनियाई लोगों के प्रति शत्रुता बढ़ा दी तथा विशेष रूप से कुछ आर्मेनियाई रूस के प्रति सहानुभूति रखते थे और यहाँ तक कि युद्ध में उनकी मदद करने को तैयार थे। जल्द ही सभी आर्मेनियाई लोगों को एक खतरे के रूप में देखा जाने लगा। 14 अप्रैल 1915 को कॉन्स्टेंटिनोपल में प्रमुख नागरिकों की गिरफ्तारी के साथ समुदाय पर कार्रवाई शुरू हुई, जिनमें से कई को मार दिया गया था। सरकार ने तब आर्मेनियाई लोगों को बलपूर्वक निर्वासित करने का आदेश दिया। वर्ष 1915 में तुर्क सरकार ने अपने पूर्वोत्तर सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्मेनियाई आबादी को निर्वासित कर दिया। नरसंहार के रूप में मान्यता, आइए जानते हैं। आर्मेनियाई नरसंहार को अब तक 32 देशों द्वारा मान्यता दी गई है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी शामिल है। भारत और यूके आर्मेनियाई नरसंहार को मान्यता नहीं देते हैं। भारत के रुख का कारण उसकी व्यापक विदेश नीति के फैसले और क्षेत्र में भू राजनीतिक हितों को माना जा सकता है। तुर्की, जो कि आर्मेनियाई नरसंहार को मान्यता नहीं देता है, ने हमेशा दावा किया है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मौतें नियोजित और लक्षित थी। आर्मेनिया तुर्की संबंधों की वर्तमान स्थिति क्या है, आइए जानते हैं। आर्मेनिया के तुर्की के साथ अतीत में बेहतर संबंध रहे हैं। हालांकि अब नागोर्नो काराबाख क्षेत्र में, जो कि अजरबैजान का आर्मेनियाई बहुल हिस्सा एक विवादित क्षेत्र है, को लेकर तुर्की अजरबैजान का समर्थन करता है। नरसंहार पर भारत में कानून और विनियम क्या है, आइए जानते हैं। नरसंहार पर भारत के पास कोई घरेलू कानून नहीं है, भले ही उसने नरसंहार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की पुष्टि की है। भारतीय दंड संहिता IPC क्या है, आइए जानते हैं। भारतीय दंड संहिता IPC नरसंहार और संबंधित अपराधों की सजा का प्रावधान करती है। यह जांच, अभियोजन एवं सजा के लिए प्रक्रियाओं को निर्धारित करती है। IPC की धारा 153B के तहत नरसंहार को एक अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है, जो धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने वाले कृत्यों को अपराध की श्रेणी में लाती है। संवैधानिक प्रावधान क्या है, आइए जानते हैं। भारतीय संविधान धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। संविधान का अनुच्छेद 15 इन आधारों पर भेदभाव पर रोक लगाया है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। आगे की राह क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। नरसंहार की रोकथाम और सजा एक जटिल मुद्दा है, जिसके लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। कुछ संभावित तरीकों में निम्नलिखित शामिल है। कानूनी ढांचे को सशक्त करना, सभी देशों को नरसंहार तथा संबंधित अपराधों को अपराध ठहराने वाले कानूनों को अपनाना और लागू करना जारी रखना चाहिए। सरकारों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि यह कानून अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मानकों के अनुरूप है, जैसे नरसंहार। अभी समय, शिक्षा और जागरूकता को बढ़ाना, आइए देखते हैं। शिक्षा और जागरूकता अभियान विभिन्न समूहों के बीच सहिष्णुता एवं समझ को बढ़ावा देने और भेदभाव तथा हिंसा की संभावना को कम करने में सहायता कर सकते हैं। सरकारों, नागरिक समाज संगठनों और अन्य हितधारकों को इन पहलों को बढ़ावा देने के लिए एक मत होकर कार्य करना चाहिए। पूर्व चेतावनी प्रणाली क्या है, आइए समझते हैं। पूर्व चेतावनी प्रणाली के विकास से विभिन्न समूहों के बीच बढ़ते तनाव का पता लगाने और उसे रोकने में सहायता मिल सकती
सकती है। इस प्रणालियों में उभद्र भाषा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तथा संभावित हिंसा के अन्य संकेतकों की निगरानी शामिल हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नरसंहार की रोकथाम और दंड में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। नरसंहार के घटनाओं को रोकने और प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए सभी देशों को सूचना, संसाधनों तथा विशेषज्ञता को साझा करने के लिए एकमत होकर कार्य करना चाहिए। पीड़ितों को सहायता, उपचार और सुलभ को बढ़ावा देने के लिए नरसंहार के पीड़ितों के लिए समर्थन और क्षतिपूर्ति का प्रावधान करना आवश्यक है। सरकारों एवं अन्य हितधारकों को पीड़ितों को सहायता के लिए एक साथ कार्य करना चाहिए, जिसमें न्याय, क्षतिपूर्ति और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच शामिल है। मूल कारणों को संबोधित करना। आइए समझते हैं नरसंहार की रोकथाम के लिए भेदभाव और हिंसा के मूल कारणों को संबोधित करना आवश्यक है। इसमें गरीबी, असमानता एवं सामाजिक बहिष्कार को संबोधित करने के साथ साथ समावेशी शासन तथा लोकतांत्रिक संस्थानों को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप लोग वहां से जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट। आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट आप लोग टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूं। आप लोग वहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।